देखो, ये एक तरह का सूडो फोर्स होता है। which is used to explain the motion of a particle which is used to explain the state of in a rotating fluid. सर मतलब सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स, वो स्यूडो फोर्स है जो रोटेशनल मोशन में लगता है। नहीं, ऐसा समझाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से बांध दिया, m मास का पार्टिकल है, स्ट्रिंग से बांध दिया इसको, है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक ग्राउंड सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करता है ना। जैसे बांध दिया उसको, ऐसे ऐसे ग्राउंड पे रख के रोटेट कर, इट इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ सरफेस। अब देखो दो तरह के ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि क्या है भाई, ये देखो ब्लॉक, रस्सी और ब्लॉक, रस्सी से ब्लॉक बंधा हुआ है, रस्सी तो रोटेट होती जाएगी, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एक्सिस को मैं फिक्स रख सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। दीज एक्सिस आर फिक्स, ये एक्सिस फिक्स है ना। और ये पार्टिकल रस्सी से बंधा हुआ है, ये पार्टिकल रोटेट करता जा रहा है। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो रस्सी की एंगुलर पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, है ना। तो ऐसे ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा, उस ऑब्जर्वर को हम कहेंगे कि वो कैसा ऑब्जर्वर है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो जो कि अपनी एक्सिस को फिक्स रखता है। एक फिक्स लाइन ले ली उसने, उसने कहा यार ये एक्स एक्सिस है, ग्राउंड पे लाइन ड्रॉ कर, उसने कहा यार ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन वाई एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जेड एक्सिस, है ना। एक दूसरा, अच्छा वो ऑब्जर्वर क्या कहेगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज होते जा रहा है, तो उस वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रिंग। कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन इन द स्प्रिंग वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसकी एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस रोटेट नहीं कर रही है, ब्लॉक रोटेट हो रहा है होने दो, एक्सिस रोटेट नहीं हो रही, तो वो तो क्या कहेगा, उसको कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो नहीं लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो तो सिर्फ इतना कहेगा कि
टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है because its velocity vector is continuously changing its direction and that acceleration is equal to v square by l। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाई l के बराबर टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। ये कहानी कौन बताएगा अपने को? अकॉर्डिंग टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिक्स्ड एक्स वाई जेड एक्स, जिसकी एक्स वाई और जेड एक्सिस कैसी हैं? फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्स वाई एंड जेड। क्या बात सुनना? अब हम वो फिक्स्ड ऑब्जर्वर सर्कल के अंदर ही है, मान लो सेंटर पे बैठा हुआ है ना, यहाँ पर बैठा हुआ है, ये ओरिजिन है, इधर बैठा हुआ है ना। अच्छा, हम एक और ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं। कौन सा? जो कि फिर से सेंटर पे ही बैठा हुआ है, लेकिन उसने क्या कर लिया है? रस्सी को ही एक्स एक्सिस मान, रस्सी को ही एक्स एक्सिस मान लिया, है ना। और रस्सी के परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस मान लिया। मतलब जैसे जैसे रस्सी रोटेट होती जा रही है, उस पार्टिकल की एक्स और वाई एक्सिस भी रोटेट होती जा रही है ना। मतलब वो अपनी गर्दन घुमाता जाता है पार्टिकल, पार्टिकल इधर है, इधर देख रहा है, इधर पहुंचा, इधर देख रहा है, वो अब घूमता जा रहा है, वो एक्सिस घूमती जा रही है उसकी। ऐसे ऑब्जर्वर को क्या ये पार्टिकल रेस्ट पे नजर आएगा? मतलब ऐसा ऑब्जर्वर जब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखने लगेगा तो वो हमेशा L,0,0 ही नजर आएंगे अगर रस्सी को एक्स एक्सिस ले लिया। यस सर। तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा? पार्टिकल तो रेस्ट पे है। अकॉर्डिंग टू सच एन ऑब्जर्वर द पार्टिकल विल अपीयर टू बी एट रेस्ट। वेलोसिटी विल ऑलवेज अपीयर टू बी जीरो। जीरो। क्या वेलोसिटी जीरो दिखाई देगी? क्योंकि पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा, पोजीशन वेक्टर हमेशा एल आई कैप के बराबर, पोजीशन वेक्टर हमेशा एल आई कैप के बराबर। लेकिन क्या इस ऑब्जर्वर को भी रस्सी खींची हुई दिखाई देगी, टॉट दिखाई देगी? यस सर। क्या रस्सी तो मतलब एक रियल चीज है ना। यस क्या सर। इस बात Yes, से फर्क sir. पड़ेगा कि तुम अपनी गर्दन घुमा रहे हो या नहीं घुमा रहे हो? रस्सी टॉट है तो टॉट है। ऐसे थोड़ी है कि जो आदमी गर्दन घुमा के देख रहा है उसको रस्सी ढीली नजर आ रही है, उसको भी टॉट है तो टॉट ही नजर आ रही है। Yes, sir. अब वो रस्सी में जो टेंशन है, ये उस ऑब्जर्वर को भी उसके सामने नजर आएगा उसको कि यार टेंशन है, रस्सी रस्सी टॉट है। वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जिसका एक्सिस खुद रस्सी के साथ रोटेट होता जा रहा, क्योंकि उसको बोलना पड़ेगा कि टेंशन के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लग रही है। हाँ देखो, उस ऑब्जर्वर को तो वेलोसिटी हमेशा जीरो दिखाई देती है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन सर्कुलर नहीं है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर वो टेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो ऐसे एक्सप्लेन करेगा। कैसे? वो कहेगा कि पार्टिकल पर एक सूडो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किधर? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन।
टेंजेंशियली। तो क्या कहेगा, एक सूडो फोर्स लग रहा है। उसको ऐसे फोर्स की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि रस्सी में टेंशन देखते ही उसके दिमाग में यही इमेजिनेशन आएगा, क्या कि एक बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है ना। यस सर। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। आई बात समझ में। सर ये बिल्कुल When- ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या सेंट्रीपिटल बिल्कुल फोर्स से? अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अभी उसके बारे में अपन एक एक करके लिख लेंगे, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसकी वैल्यू हमेशा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होती है, जहां पर ओमेगा क्या है, जिस रेट से एक्सिस रोटेट, जिस एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस रोटेट हो रही, और r क्या है, जिस पार्टिकल पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस, है ना। तो आप लिख लो, यहाँ पे मैं डिक्टेट करा रहा हूं, आप लिखो क्या है। To explain the tension in the string, to explain the tension in the string, with respect to a frame to explain the tension in the string with respect to a frame of reference है ना, with respect to a frame of reference whose x and y axis are rotating। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? कहां से नहीं लिखा तुमने? सर विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, with respect to a frame of reference in which x, अरे अभी तुम लोग, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ पार्ट। with respect to frame of reference in which x and y axis are rotating with same angular velocity with same angular velocity as that of the particle, with same angular velocity as that of the particle an imaginary force in radially outward direction must be applied on the particle. An imaginary force in radially outward direction must be applied on the particle. An imaginary force in radially outward direction must be applied on the particle, है ना। This force is called as
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो जैसे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सूडो फोर्स पढ़ा होगा, तो वो सूडो फोर्स की जरूरत हमें सिर्फ कब पड़ती है, जब हम एक पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करें एक एक्सिलरेटेड फ्रेम, तभी हमें उस पर सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी जरूरत आपको कब पड़ती है, ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेटिंग फ्रेम, है ना, ये बात समझ में आती है। और अगर उस रोटेटिंग फ्रेम में पार्टिकल आपको स्टेशनरी दिखाई दे या सिर्फ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे, तो फिर क्या है, अगर उस फ्रेम में पार्टिकल आपको स्टेशनरी दिखाई दे तो जो सूडो फोर्स होता है वो पूरी तरह से किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, और वो होता है कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर। लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is always in radially outward direction. Centrifugal force is always in radially outward direction. है ना, centrifugal force is always in radially outward direction. अगला point, the magnitude of centrifugal force is m omega square r. The magnitude of centrifugal force is m omega square r. है ना, where m is mass of the particle, है ना, omega is angular velocity of the axis, omega is angular velocity of the axis, है ना, and r is distance of particle from the axis. R is distance of particle from the axis. फ्रॉम द के बाद क्या बोला आपने? हाँ बेटे, फ्रॉम द के बाद क्या इसके बोला? बाद फ्रॉम द एक्सिस। रेडियली आउटवर्ड का मतलब अच्छे से समझा नहीं बेटे, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, ये ऐसा, इस तरह, जब पार्टिकल यहां होगा तो ऐसा, जब पार्टिकल इधर हो जाएगा तो सेंटर से पार्टिकल को ज्वाइन करो और इस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर, किधर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इसका यूज कैसे होता है, क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे,
मान लो हमें कहा जाए कि एक ये रॉड है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम बॉडी पे लगता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग ऑब्जर्वर लगाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग ऑब्जर्वर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा ऑब्जर्वर लगा रहा है जिसको बॉडी या तो रेस्ट पे दिखाई दे रही है या सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में ही चलती हुई दिखाई दे रही है, उसको सर्कुलर पाथ में चलती हुई दिखाई नहीं, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो ऑब्जर्वर एक बॉडी पे लगाता है जिसको पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलते हुए दिखाई दे रहा है और वो ऑब्जर्वर की एक्सिस फिक्स है ना। तो दोनों लगते तो एक ही बॉडी पे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं लगते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कब लगेगा, जब मैं खुद ऐसा रोटेट होकर के पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं। और सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगेगा, जब मैं तो स्टेशनरी हूं, एक्सिस स्टेशनरी है, पार्टिकल मेरे को घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। माई एक्स एक्स वाई एक्सिस आर फिक्स, so they act on same body but they do not act on the same body simultaneously, है ना। मतलब एक ऑब्जर्वर लगाएगा, एक ऑब्जर्वर नहीं लगाएगा। अब देखिए क्या है, जैसे ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस पर क्या है, हमने एक एक रॉड इससे अटैच की हुई है और रॉड के साथ अटैच्ड है एक बीड। रॉड के साथ अटैच्ड है एक स्मॉल बीड, मोती जैसा, जो पर्ल जैसा, है ना। जैसे माला में डाल देते हैं ना इसको, एक धागे में इसको डाल देते हैं, उस तरह से इसको हमने रॉड के अंदर ऐसा डाला हुआ। इट कैन मूव अलोंग द रॉड, स्मूथ रॉड है। दिस इज अ स्मूथ रॉड and this rod is being rotated with constant angular velocity omega. This rod is being rotated with constant angular velocity omega. और ये इसकी टोटल लेंथ L है और जब ये L/2 लेंथ पे बीड है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0। रॉड के रिलेटिव उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, है ना। Bead has no relative velocity with respect to the rod when it is at distance L/2 from the axis, है ना। तो हमें क्या पता करना है, find the velocity of the bead with respect to the rod at the instant it leaves the rod. At an instant it leaves the rod.
एक ऐसे इंस्टेंट पे जबकि बीड रॉड्स को छोड़ देती है, उस इंस्टेंट पर बीड की वेलोसिटी रॉड के रिलेटिव क्या होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम अगर एक हमारी एक्सिस को स्टेशनरी मान लें और उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करें तो हमें कैसा लगेगा? देखो, लुक एट द टॉप व्यू ऑफ द मोशन ऑफ दिस बीड। ये शुरू में यहां पे है ना? अब क्या होगा? देखो, इसके पास रॉड तो ऐसे आगे घूम रही है, रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये बीड पर ऐसे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, है ना? तो बीड के पास इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? लेकिन मतलब बीड के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो रॉड के नॉर्मल फोर्स की वजह से आ जाएगी, है ना? लेकिन dt टाइम में रॉड तो रोटेट हो जाएगी, ऐसे रॉड रोटेट हो जाएगी। तो लेकिन बीड के वेलोसिटी वेक्टर को भी रोटेट करने के लिए क्या सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए? कोई ना कोई। क्या सेंटर की तरफ कोई फोर्स अवेलेबल है क्या बच्चों? ये रॉड तो स्मूथ दिया हुआ है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो सेंटर की तरफ फोर्स अवेलेबल नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा? लेकिन हाँ, इसने वेलोसिटी तो एक्वायर कर लिया है, तो वो इनर्शिया की वजह से चलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा इसकी एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना? उसके बाद ये रॉड फिर रोटेट होगी ऐसे। अब इस बीड के पास फिर से नॉर्मल इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंपार्ट कर देगा, तो अब ये थोड़ा ऐसे पहुंच जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो बीड है वो धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी और इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा और फाइनली रॉड से बाहर ही, है ना? मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर को तो क्या लगेगा कि ये रोटेट भी होती जा रही है और बाहर भी खिसकती जा रही है और यूं स्पाइरली ये होते होते ऐसे बाहर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? है ना? तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर मैं इसका मोशन देखूं किसके रेस्पेक्ट में? एक ऐसे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जिसने रॉड को ही एक्स एक्सिस मान लिया विद रेस्पेक्ट टू अ रोटेटिंग फ्रेम। मतलब रॉड को ही हमने क्या मान लिया है? एक्स एक्सिस। रॉड को ही क्या मान लिया है हमने? एक्स एक्सिस। तो ऐसे ऑब्जर्वर को देखो क्या होगा, क्या उसको रॉड सीधा, ये बीड सीधा बाहर जाता हुआ दिखाई देगा क्या? ये क्या उसको बीड सीधा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है? क्योंकि वो खुद तो रोटेट कर ही रहा है, तो उसको तो बस ऐसा लगेगा कि रेडियल डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बस एंगुलर पोजीशन तो है तो हमेशा एक्स एक्सिस पे, बस एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट उसका बढ़ता जा रहा है ना? यस सर। एग्जैक्टली ऐसे केसेस में ही हम आ, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना? अच्छा, इस बीड की रॉड से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यहां से डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, डिस्टेंस चेंज होती जाएगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चेंज होता जाएगा। मान लो ये बीड जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है किसी इंस्टेंट पे, तो इस बीड पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा?
क्या वो m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर लगाना पड़ेगा? ओमेगा कांस्टेंट है, रॉड को कांस्टेंट ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं। क्या इस डायरेक्शन में यही एकमात्र फोर्स है जो कि इस बीड पे लग रहा होगा? बाकी जो फोर्स लग रहा होगा रॉड का नॉर्मल, वो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो क्या एक ही फोर्स लग रहा होगा बच्चों? यस सर। है ना? तो इस फ्रेम में, है ना, रोटेटिंग रॉड के फ्रेम में क्या हम इसका एक्सेलरेशन को नेट फोर्स अपॉन मास के फॉर्मूले से ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लिख सकते हैं? रिलेटिव एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर एक्स। है ना? अब देखो ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स आया है, इसको v dv बाई dx लिखते हैं यस ना? इसको क्या लिख दें? v dv बाई dx इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पर जो v आएगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ही है ना? ये वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम वाली वेलोसिटी नहीं है। ये वेलोसिटी तो कौन सी है बच्चों? जो कि उस रॉड और रोटेटिंग बीड फ्रेम की के रिलेटिव है, रॉड के रिलेटिव वाली वेलोसिटी। तो इसको आप वी आर डी वी आर मतलब वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ रहने दो, एक्स वाली टर्म्स को आरएचएस में ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। ओमेगा तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू L/2 है उस समय पर वेलोसिटी 0 है। जब एक्स L हो जाएगा तो मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी VR हो जाती है। VR dVR का इंटीग्रेशन VR स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? VR स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4। तो 2 से 2 कैंसिल होकर के क्या रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास √3 ओमेगा L/2 आ जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? √3 ओमेगा L/, हम अगर हमसे रिलेटिव वेलोसिटी ही पूछा जाए जैसा कि क्वेश्चन में पूछा ही गया था, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? लेकिन देखो अगर मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि भाई ग्राउंड के फ्रेम में क्या वेलोसिटी इसकी होगी बीड की, तो देखो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा बच्चों? जब ये बीड लीव कर रहा होगा तो ऐसा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी √3 ओमेगा L/2 जो कि रॉड के रिलेटिव है, और इस डायरेक्शन में उसके पास एक वेलोसिटी रहेगी जो कि कितनी रहेगी? ओमेगा L के बराबर। नहीं, इधर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है √3 ओमेगा L/2 और इधर वेलोसिटी है कितनी? ओमेगा L। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बीड
विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, और देखो इस डायरेक्शन में तो कंस्ट्रेंड मोशन की वजह से बीड के पास जो वेलोसिटी है वो रॉड के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर, ये तो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछी जाती तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आता, यस सर। ये आती वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जैसे ये रेडियल डायरेक्शन है तो इसके साथ कितना एंगल बन रहा होता, इस एंगल को अगर हम कहें थीटा, तो tan थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एल डिवाइडेड बाई √3 ओमेगा एल बाई 2, यानी थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/2। यस tan सर। इनवर्स ऑफ 2/2। है ना, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जैसा हमने बताया था ना कि इसका पाथ कैसा होने वाला है, स्पाइरल टाइप का पाथ होने वाला है, यूं जाते जाते ऐसे बोल दी। हाँ, तो वो कितने एंगल पे रॉड के साथ कितना एंगल बनाते हुए लीव करेगा, दैट विल बी दिस एंगल। अच्छा, एक बात ध्यान दो बच्चों के, रोटेटिंग फ्रेम में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेटिंग फ्रेम, जो हमें सूडो फोर्सेस यूज करने पड़ते हैं, वो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक सूडो फोर्स और यूज करना पड़ता है। वो सूडो फोर्स होता है कौन सा, कोरियोलिस। Apart from centrifugal force, there is one more pseudo force which we must use in a rotating frame, and that pseudo force is called as क्या, कोरियोलिस। है ना, और ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है बच्चों, इस कोरियोलिस फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है 2m टू ओमेगा क्रॉस ये 2m ओमेगा क्रॉस भी, ऐसा कोरियोलिस फोर्स, इट विल बी 2m ओमेगा क्रॉस। देखो आप ऐसे समझो, क्या ये रॉड इस बीड पे कुछ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, Yes. क्या ये रॉड बीड पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, Yes. कर रही होगी या नहीं? यस सर। जब तक बीड रॉड में है तब तक रॉड बीड पे कोरियोलिस मतलब नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। वो नॉर्मल फोर्स का रीजन क्या है,
क्यों नॉर्मल फोर्स लगा रहा है? देखो ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर उसको समझा सकता है। कैसे? वो कह रहा है कि यार देखो ये जो बीड है, बीड की रॉड से डिस्टेंस बदलती जा रही है। तो डिस्टेंस बदलती जा रही है, तो डिस्टेंस बदलने की वजह से क्या है, जो रॉड का वो पॉइंट जिस पॉइंट के साथ बीड कांटेक्ट में है, उस पॉइंट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी ओमेगा आर होती। पहले बीड L/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट के साथ कांटेक्ट में था, तो रॉड ने नॉर्मल फोर्स लगा करके ओमेगा L/2 वेलोसिटी बीड को प्रोवाइड कर दी होगी। अब स्मूथ होने की वजह से जब रॉड घूमी तो बीड बाहर निकल गया। बीड बाहर निकल गया तो क्या हो गया, अब ऐसे पॉइंट के कांटेक्ट में आ गया जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है, जिस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अब ज्यादा है। अब ओमेगा L/2 वाले पॉइंट के साथ कांटेक्ट में थोड़ी है, अब तो L/2 प्लस एक्स। तो वो वाली वेलोसिटी बीड को भी सप्लाई करने के लिए रॉड को बीड पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करना ही पड़ेगा, है ना? नाउ द ऑब्जर्वर सिटिंग इन ग्राउंड फ्रेम कैन एक्सप्लेन दिस इन सच ए मैनर। लेकिन अच्छा, साथ ही साथ उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो बदलनी भाई। जब वो L/2 डिस्टेंस पे था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लो ऐसे थी। अब जब रॉड ऐसी हो जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को ऐसे बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसको नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं? तो जो ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है वो नॉर्मल को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई नॉर्मल ये काम कर रहा है। फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? वेलोसिटी को बदलना, उसके मैग्नीट्यूड को बदलना, उसकी डायरेक्शन को। अब एक बात बताओ, जो हमने ऑब्जर्वर लिया था कौन सा, रोटेट होने वाला, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपने क्या कहा था? उसको लगेगा कि रॉड ये बीड जो है वो रेडियली बाहर जा रहा है ना? यस सर। लेकिन देखो जो नॉर्मल रॉड बीड पे लगा रही है, क्या वो एक रियल फोर्स, जो नॉर्मल नॉर्मल फोर्स तो रियल फोर्स होता है, और रियल फोर्स तो हर फ्रेम में सेम दिखाई देना चाहिए। यस सर। वो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग दिखाई नहीं देगा। रियल फोर्स नॉर्मल से नॉर्मल। अगर वो रॉड कांटेक्ट में है, बीड के कुछ फोर्स लगा रही है, तो रोटेटिंग फ्रेम में भी वही फोर्स दिखना चाहिए। नाउ हाउ विल दिस ऑब्जर्वर, दिस फ्रेम विच इज अ रोटेटिंग फ्रेम, एक्सप्लेन दिस नॉर्मल? वो क्या बताएगा कि नॉर्मल क्या काम कर रहा है? क्योंकि उसको तो क्या लग रहा है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि ये बीड सीधा बाहर निकल रहा है। तो वो जो नॉर्मल है उसका क्या काम? रोटेटिंग फ्रेम में देखो, रोटेटिंग फ्रेम में तो ऐसा हो रहा है ना, बीड का मोशन कैसा है, यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ फिर यहाँ। उसके हिसाब से तो नॉर्मल 0 आ जाएगा, नहीं? वो क्या कहेगा भाई, नॉर्मल लग के कर क्या रहा है, क्यों लग रहा है? तो वो कह रहा है, वो उसको समझाने के लिए वो फिर से क्या करता है, एक फोर्स की इमेजिनेशन करता है। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं? कोरियोलिस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स, मतलब अभी बताता हूं मैं कैसे इंपॉर्टेंट। पहले ये सोचो कि ये हाउ दिस एक्सप्लेन, जैसे क्या है, ये रॉड ऐसे घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही। तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गई। और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है? उस रोटेटिंग फ्रेम में जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाई दे रही वो है, तो वो बीड के पास इस डायरेक्शन में, है ना? ओमेगा वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ।
वी वेक्टर किधर है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ओमेगा क्रॉस वी करें, ओमेगा वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट, ओमेगा क्रॉस वी, है ना, ये ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ और वेलोसिटी वेक्टर आगे ऐसा रेट, तो ओमेगा क्रॉस वी कर रहे हैं, तो थंब की डायरेक्शन में ये आ रहा है कि नहीं, यस कोरियोलिस फोर्स के मतलब क्या हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगे फिर डायरेक्शन जहाँ पे पहले नॉर्मल लग रहा था, और इस कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये इस पर बीड पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अच्छा इनफैक्ट इसकी इसकी डायरेक्ट यहाँ पर एक माइनस साइन आना चाहिए, क्या हमने गलत लिखा है, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, कोरियोलिस फोर्स इस तरह से लगेगा, ओमेगा ओमेगा बाहर की तरफ, ओमेगा क्रॉस वी आया ऊपर, तो कोरियोलिस फोर्स लग गया नीचे, और इस कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस करने के लिए रॉड क्या कर रही है, इस पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट, है ना, ये बात समझ में आ रही है। देखो वैसे क्या है, आईआईटी के सिलेबस में वो लोग लिख दिया करते थे पहले कि सूडो फोर्सेस एक्सक्लूडिंग कोरियोलिस फोर्स, ऐसा सिलेबस में लिख देते थे, लेकिन एक शायद जेई 2018 में उन्होंने क्या किया, एक कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन सीधे पूछ ही डाला, वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें एक पैराग्राफ में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर उस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन दिया, और उस कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन के एक में क्या किया, उन्होंने समझा दिया कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, और फिर उस पे क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ ऑब्वियसली क्या है, एक तो इसका नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ही सही, तो फॉर अ स्टूडेंट जिसने पहली बार कोरियोलिस फोर्स को एग्जाम में पढ़ा होगा, उसके लिए वहीं पे समझ के वहीं पे तुरंत क्वेश्चन कर देना इज हाईली अनलाइकली। हालांकि देखो क्या है, मतलब ऐसे 1-2 क्वेश्चन जेई एडवांस हमेशा पूछता रहता है, कभी मैथ्स में पूछ लेता है, कभी केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स में, कभी तीनों में पूछ लेता है, कभी 2 में पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है अक्सर, तो हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इससे पहले ये बहुत जरूरी है कि उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सारे कर लें, है ना, मतलब जैसे मान लो कि टोटल फिजिक्स में उस साल 36 क्वेश्चन आए, पेपर 1 और पेपर 2 मिला, और उन 36 में से मान लो 4 क्वेश्चन ऐसे ऊट पटांग अजीब से आते, है ना, तो 4/36 मतलब क्या हुआ, 1/9, है ना, 1/9 मतलब 1.11 है, और 0.11 मतलब कितना परसेंट हो गया, 11%, मान लो 11% पेपर अपन ने छोड़ भी दी, तो तब भी उसके बाद भी हम 89% नंबर तो ला सकते हैं, नहीं, तो उन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन 11% को अपने को भाई छोड़ ही देना है, लेकिन वो 11% करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो 89% भी हमारा छूट जाए, नहीं, जैसे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें क्या है, बैट्समैन खेल रहा और विपक्षी टीम में 5 बॉलर है, एक बॉलर बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, वो बॉलिंग डालता है तो बैट्समैन का कभी बॉल मिस हो जाता है, कभी सर पे लगता है, कभी हाथ पे, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बैट्समैन की, और बाकी कमजोर है, मतलब 2-1 बॉलर कमजोर भी, तो अच्छी टीम जो है वो क्या होती है, मतलब जिसको बोलते हैं ना मेंटल टफनेस, बहुत अच्छा है इसका, वो मेंटली टफ होने का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजाइज करने का मतलब क्या है, कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाओ, पहले सोच के जाओ, हाँ यार एक बॉलर तो बहुत खतरनाक है, मतलब टोटल उसके 50 में से 10 ओवर वो डालेगा, मतलब है ना, 20%
ओवर हमारे कम स्कोरिंग रहेंगे। लेकिन मैदान में जाकर के मेरे को क्या करना है, आई मस्ट नॉट लेट माई माइंड गेट अफेक्टेड बाई दोज क्वेश्चंस। वो डिलीवरीज, वो बॉल्स, मेरे को चोट लग रही है, सर पे लग रही है, मेरा एज बीट हो रहा है, तो मेरे को अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना। एंड आई मस्ट बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन द वीकर बॉलर्स कम टू बॉल, है ना। ऐसा नहीं है कि यार वो उसके 6 की 6 बॉल मुझसे खाली निकल गई तो मैं क्या परेशान हो जाऊं और मतलब कि अरे अब क्या होगा, अब तो मैं खेल ही नहीं पा रहा हूं, मतलब दैट इज पार्ट एंड पार्सल। तो गुड टीम्स व्हाट दे डू इज, वो उसको उनको पता होता है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड, यार ये तो जाएगा, जाने दो इसको, इसकी कसर बाकी में निकाल लेंगे अब, है ना। तो क्या है, कूल हेडेड स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, वो एक तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देता है, पहली बात, पहले छोड़ देता है, पहले बाकी अपने नंबर पक्के कर। अगर मान लो 89% छोड़ो तुमने, अगर 80% भी ले आए तो तुम्हारी अंडर 100 रैंक पक्की। सही बता रहा हूँ, 70% ले आए तो 200 250 रैंक पक्की। तो क्या है, हाँ, अगर मान लो ऐसा है कि एग्जाम में हम गए और हमारा 3 घंटे का पेपर है, हमने 2.5 घंटे में ही 75% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको कौन रोक रहा है, आप करो, बाकी 25% भी करो। ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं कि वो छोड़ के वापस आ जाना है कि अरे नहीं सर ने तो कहा था करना ही नहीं। लेकिन क्या है, उनको बाद में करना है ना, उनको तब करना है जबकि हम हमारा 75% पेपर निपटा चुके हैं। और ये दिमाग में अपने स्ट्रेटेजी पहले से क्लियर होनी चाहिए, भाई दिस इज गोइंग टू हैपन इन एडवांस एग्जाम, इट ऑलवेज हैपन। जैसे इस बार मैथ्स के पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए थे, है ना, सो मच सो दैट कि मतलब वो टीचर्स ने भी जब उसका सॉल्यूशन बनाया तो 2-2 पेज का बन गया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल अपना ईगो पे लेकर के और क्या है उसी क्वेश्चन को करने लग जाए, आधा घंटा खराब भी हो जाए और जो इजी क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे उससे, है ना। तो मैंने तुम्हें इसलिए ये बता दिया है, याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर भी सकते हैं, है ना। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड कुछ फिनोमेना क्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो विंड्स की डायरेक्शन होती है ना। देखो, अर्थ भी एक रोटेटिंग फ्रेम ही है, वी आर इन अ कंटिन्यूअसली रोटेटिंग फ्रेम। यस हम सर। जब अर्थ पे बैठे हुए, मान लो मैंने यहाँ पर जमीन पे एक लाइन बना दी, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में दैट लाइन इज नॉट फिक्स बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो वो लाइन खुद भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। सो वॉट एवर फिनोमेना वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वी आर ऑब्जर्विंग देम इन अ रोटेटिंग फ्रेम, ऑल्दो द ओमेगा रोटेशन का ओमेगा बहुत कम है। कैसे कम, कैसे है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स। आप इमेजिन करो एक फैन इतने ओमेगा से घूमने लगे कि एक रोटेशन कंप्लीट करे कितने घंटे में, 24 घंटे में, तो ओमेगा बहुत स्लो होगा ना, ठीक है। तो यस उस सर। ओमेगा का जो इफेक्ट्स आएंगे वो भी नेग्लिजिबल ही आएंगे, है ना। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी जब हमें एक्चुअल में अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या है, कोरियोलिस फोर्स को अकाउंट में लेना चाहिए, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी अकाउंट में लेना चाहिए, लेकिन उनके इफेक्ट्स जो आते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं क्योंकि अर्थ का ओमेगा ऑफ रोटेशन कम ही होता है। लेकिन कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे जब हम मोशन ऑफ विंड एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अर्थ रोटेट हो रही है, उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है ना। तो ओमेगा की डायरेक्शन तो क्या हो गई, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है उस डायरेक्शन में तो ओमेगा वेक्टर हो गया, है ना। जैसे ये तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन,
ठीक है। अब मान लो क्या है, कोई मैं इमेजिन करूं कि मान लो विंड वेलोसिटी इधर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से कोई विंड स्टार्ट हो गई, वो इस तरह की है ना। तो आप अगर ओमेगा क्रॉस वी करोगे, ओमेगा क्रॉस वी, तो वो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ओमेगा है ऊपर, वेलोसिटी है इधर, तो ओमेगा क्रॉस वी जब हम करेंगे तो वो अंदर आ रहा है, माइनस ओमेगा क्रॉस वी बाहर आएगा, तो वो विंड की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से बेंड हो जाएगी, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें क्या होगा, विंड पे एक फोर्स लगते हुए दिखाई देगा, है ना। तो क्या होगा, ये जो विंड का जो मूवमेंट है, इट गेट्स अफेक्टेड बाय कोरियोलिस फोर्स। उसके अलावा घर में भी आप एक फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हो, लेट्स से जब भी आप सिंक में पानी खोलोगे, नल खोलोगे, तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करना, पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट होते हुए नजर आए, ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, है ना। दैट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द शेप ऑफ द सिंक। वो क्या है, उसमें कोरियोलिस फोर्स का यूज होता है, और ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में रोटेशन की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। मतलब जैसे हमारा कंट्री तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, फॉर समवन हु इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका, उसके लिए क्या होगा, वो पानी उल्टा घूमेगा, है ना। अपने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो उधर क्लॉकवाइज में घूमता हुआ हमेशा दिखाई देगा, एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस तो सर। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन आज जो है अपना खत्म होता है, बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, होमवर्क अब आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओके हम सर। डिस्कस करेंगे। थैंक अच्छा, यू अब सर, बाय नेक्स्ट सर। क्लास से अपना क्या रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कि हम ना पहले जो हमारे बोर्ड वाले जो चैप्टर्स हैं उनको पहले खत्म कर लेंगे। मतलब क्या है, अपन एक तरीके से 2 स्टेज में पढ़ाई करेंगे। 2 स्टेज का पढ़ाई का मतलब, पहले हम जो भी अपने चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी लेवल पे कंप्लीट करेंगे, मतलब विल कंप्लीट एनसीईआरटी, और फिर जब एक बार वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वी विल टेक अप टफर क्वेश्चंस ऑन सेम क्वेश्चन। तो थ्योरी रिमेन्स द सेम, लेकिन फिर आगे का, ठीक है, आगे से। बाय बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। नेक्स्ट लेसन हम ले सकते हैं कौन सा, ग्रेविटेशन, ठीक है यस सर। है ना।